जी, हमने बच्चे जो है वो पहले पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमने कहा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम डिफरेंट मेथड से फाइंड करते हैं। तो पीछे हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हम एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। पीछे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बच्चों हमने एग्जांपल दी थी, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर की एग्जांपल दी थी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल दी थी, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल दी थी, सेकेंड ऑर्डर की एग्जांपल दी थी। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने इसी बिहाफ पर दी थी, इसी बुनियाद पर दी थी कि जो है हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के बाद जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या किया है, फाइंड किया, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के 5 मेथड्स हैं, मतलब 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन। वही बात जो हमने पहले की थी कि रेट को देखना, अपने केमिकल रिएक्शन को देखना, तो उसमें कितने मोल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना। बच्चों यहाँ पर उसने आपके बुक पे 5 मेथड्स लिखे हैं, आपने इन मेथड्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। पहला मेथड है मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। इसका मतलब ये होता है कि अंदाजा लगा के, मतलब अंदाजे से कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आप अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि अच्छा यूं है तो यूं होगा, कोई प्रॉपर आपके पास रिजल्ट नहीं होते, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। उसमें आप जो है वो हर टाइम के बाद रिएक्शन का रेट चेक करते हैं और फिर जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको आइडिया होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। डिफरेंशियल मेथड है। डिफरेंशियल मेथड में एक लंबा सा फॉर्मूला है मैथ का, वो लगता है आप जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरह का, तो आपने इनके सिर्फ नाम याद करने हैं। डिफरेंशियल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड। अब जो लास्ट 2 मेथड्स हैं ये आपकी बुक पे उसने डिफाइन किए हुए हैं। चौथा मेथड है हाफ लाइफ मेथड। अगर हमें किसी चीज़ की हाफ लाइफ का पता है तो बच्चों हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और पांचवी बात कौन सी है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, कि एक रिएक्टेंट की मिकदार हमने ज़्यादा ली है, एक रिएक्टेंट की मिकदार हमने थोड़ी ली है, ठीक है। तो उससे भी कहता है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या बात की हमने, हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के 5 मेथड्स हैं, ठीक है। जिनमें से आखिरी 2 जो हैं वो हमारी बुक पे मेंशन है और हमने उन्हीं 2 को तैयार करना है, उन्हीं 2 को समझना है, उन्हीं 2 को पढ़ना है, लेकिन आपको इन पांचों के नाम आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है हाफ लाइफ मेथड, उस पर हम जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हाफ लाइफ मेथड जो है उसमें क्या उसने बताया हुआ है कि कैसे जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ लाइफ के चेंज होने, हाफ लाइफ अगर हमें पता होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आसान है, आज का टॉपिक बेहद आसान है। कहता है here we will only discuss half life method and the method of large excess। कहते हैं यहाँ पर जो हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इन सारे मेथड्स को तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड्स को तैयार करना है जो हमारी बुक पे लिखे हुए हैं। एक हाफ लाइफ मेथड है और दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अब ये देखें, अच्छा बच्चे अगर हाफ लाइफ मेथड की बात की जाए तो हाफ लाइफ मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया है, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको हाफ लाइफ की बहुत अच्छी समझ आ जाए। और मैंने एमसीक्यूज भी आपको दिए थे, वो थोड़े डिफरेंट थे, वो असलम और असगर और इस तरह के और भी थे, तो वो बच्चों आप लोगों ने खुद सॉल्व करने थे, आपने सॉल्व किए थे। खैर अगर आप लोगों ने सॉल्व किए भी हैं या नहीं किए, आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप लोग पूछते नहीं हो। सो कुछ स्टूडेंट्स की जो मेरे से एमसीक्यूज पूछते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता, या तो उनको समझ आ जाती है एमसीक्यूज की या वो फिर सॉल्व भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा बात कर रहे थे हम हाफ लाइफ मेथड की कि हमने हाफ लाइफ मेथड को यूज करते हुए क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने हाफ लाइफ मेथड को यूज करना है और फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर जी
ये देखें यहाँ पर कहता है एज मेंशन अर्लियर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर वन लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भाई जो डेफिनेशन है ये हमने पहले भी जब हाफ लाइफ को पढ़ा था, तो हाफ लाइफ को पढ़ने के बाद एंड पे हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने अगर किसी भी चीज़ की हाफ लाइफ निकालनी है तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक चीज़ माइनस कर देंगे तो उतनी उसकी कंसंट्रेशन के साथ उसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो आज हमने मैथमेटिकल वर्क करना है। 2 स्टेप्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं, और उन 2 स्टेप्स को इस्तेमाल करने के बाद जो है बच्चों हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। कहता है लेट अस परफॉर्म अ रिएक्शन ट्वाइस बाय टेकिंग 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने 2 दफ़ा एक रिएक्शन किया। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि A1 और A2 क्या है। अब ये आप लोगों ने मेरे से बार बार नहीं पूछा मैम A1 क्या है, A2 क्या है। A1 जो है स्मॉल a हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैप्टर 11 में कहीं पर भी अगर स्मॉल a लिखा हुआ है बच्चों तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की उसको। ठीक है, तो कहता है कि रिएक्शन के स्टार्ट में जो स्मॉल A1 है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है T1 पे। हमने क्या किया है कि 2 डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन चेक किया। ठीक है, कहते हैं लेट अस परफॉर्म रिएक्शन ट्वाइस होता है 2 दफा बाय टेकिंग 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। एक दफा कंसंट्रेशन A1 रखी, दूसरी दफा कंसंट्रेशन A2 रखी, एंड देयर हाफ लाइफ पीरियड्स आर फाउंड टू बी T1 एंड T2। और जब हमने उनकी हाफ लाइफ को देखा तो A1 की जो हाफ लाइफ थी उसको किससे रिप्रेजेंट किया, T1 से, और A2 की जो हाफ लाइफ थी बच्चों उसको किससे रिप्रेजेंट किया, T2 से। इतनी सी बात है, बहुत आसान। अब क्या किया उसने यही वाला जो फॉर्मूला है T1/2 वाला, इसको पकड़ा उसने T1/2 वाले फॉर्मूले को और यहाँ पर लिख दिया। हम चलते हैं ज़रा मैथमेटिकल टर्म वाली साइड पे, ज़रा रुकें। जी बच्चे, ये आपके सामने जो है ये पेज दिखाई दे रहा है सामने खुला हुआ। अब हाफ लाइफ मेथड जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया है कि इसको 2 स्टेप्स बना लिए इसके। एक हाफ लाइफ उस टाइम पर देखी है जब टाइम क्या था, T1 था। ये देखें भाई, ये 2 स्टेप्स हैं जो मैथ के स्टेप हैं, ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। ये देखें, एक टाइम T1 पे क्या हाफ लाइफ थी, T1 की बात कर रहे हैं। T1 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, A1n-1। ठीक है, अब T2 की बात की जाए तो T2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A2 के, n-1। n- क्या है बच्चे, ये जो फॉर्मूले में n-1 था ना, ये वाला n-1 है। ये आपने परेशान नहीं होना n-1 कहाँ से आएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया, T1 था इधर, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। तो T1 जो है वो T2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये T1 है, ठीक है, ये T2 से डिवाइड हो गया। और ऐसे ही हमने क्या किया कि इस वाली साइड को भी क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पर A2 था, अपोजिट साइड से डिवाइड होंगे, A2 इधर आ जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा। और n-1 यहाँ पर भी कॉमन है, इसकी पार और इसकी पार भी कॉमन है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर पार कॉमन हो तो हम उसको कॉमन ऊपर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है n-1। ठीक है, T1/T2 इज इक्वल टू A2/A1 n-1। ठीक हो गई बात। तो ये हमने लिख लिया। n-1 जो है हमारे पास ये वाला था, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-1 है। हम उस n-1 की बच्चों क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला स्टेप भी मैथमेटिकल स्टेप है। क्या हुआ इसमें अच्छा, ये देखें, अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि A1 इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम T1 पे थी, A2 इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम T2 पे थी। हमने दोनों साइड पे इक्वेशन का उसका लॉग ले लिया। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल स्टेप हैं। जब आपने लॉग लिया ना इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या बन गया,
log T1/T2 इज इक्वल टू, अब n-1 जब भी किसी चीज का log लिया जाता है ना, तो जो उसकी पावर होती है ना, ये n-1 ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो ये पावर जो है n-1 स्टार्टिंग में आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगा log A2/A1। ठीक हो गई बात। तो हमने क्या किया है, नेचुरल लॉग लिया। ठीक है, A2/A1। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। हमने हाफ लाइफ मेथड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। जहां पर n प्रेजेंट है उसको वहां पर ही रहने दें, बाकी सारी जो चीजें हैं उसको आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाए। ठीक है, देखें n अभी यहाँ प्रेजेंट है तो वो वहां का वहां ही है। 1 को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो 1 इधर माइनस में था तो उस साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। साथ क्या है हमारे पास, log T1/T2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज रह गई, log A2/A1। log A2/A1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इक्वेशन के नीचे आके क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो ये है कि अगर आपके पास चार चीजें हैं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। टाइम T1, टाइम T2, इनिशियल कंसंट्रेशन A1, इनिशियल कंसंट्रेशन A2, आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड था हाफ लाइफ को फाइंड करने का। ठीक है, क्या हुआ कि हमने क्या किया, चार चीजें हमारे पास अगर हों तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। टाइम जो है T1, T2, A1 और A2, ये चार चीजें हमारे पास होंगी तो हम हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब हमने करनी है एग्जाम्पल सॉल्व। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले एक दूसरा रिएक्शन है हमारे पास से जो हमने करना है, वो है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। उसमें क्या करना है जरा वो भी देखते हैं। बच्चे एक मेथड तो था हाफ लाइफ फाइंड करने का कि हमने एक चीज जो है ना वो हाफ लाइफ को फाइंड किया और उन दो हाफ लाइफ को कंपेयर किया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया। लेकिन ये मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो है ना, इसमें हमने क्या करना है, एक चीज को की मिकदार ज्यादा लेनी है, एक चीज की मिकदार कम लेनी है। ठीक है, अब देखें जो ज्यादा वाली मिकदार है उसका रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई थी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। मैं अभी बुक पे जाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बताइए इथाइल एसीटेट है, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है, ये इक्वेशन अपनी बुक पे लिख लेना आप लोग। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हुई है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। हो गया, क्या बन गया हमारे पास, एसिटिक एसिड बन गया और साथ इथाइल अल्कोहल बन गया। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो वाटर जो है वो एक्सेस में है और रिएक्टेंट जो है वो थोड़ी मिकदार में है। तो ये वाला जो रिएक्टेंट है इथाइल एसीटेट, ये रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K CH3 C डबल बॉन्ड C2H5। तो रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ इस इथाइल एसीटेट पे ही डिपेंड कर रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले लें रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ स्मॉल अमाउंट में होती है वही रिएक्शन का रेट डिफाइन करती है। जब वही रिएक्शन का रेट डिफाइन करेगी तो उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसको लिख लिया, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिख लेनी है इक्वेशन को। ठीक है, और वाटर का 1 मोल है लेकिन वाटर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, तो इथाइल एसीटेट का 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें समझ आई कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बुक पे और वहां से हमने एग्जाम्पल भी देखनी है। जी बच्चों, तो हम इसकी बात कर रहे थे। यहाँ पर ये सारा जो है वो हमने अभी किया है और n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1/T2 इज इक्वल टू लॉग A2/A1। ठीक है, तो आपका जो आज का काम है ना, मेरी बात ध्यान से सुने, आपका जो आज का काम है ये सारे स्टेप्स आपने खुद सॉल्व करने हैं अभी, और साथ अभी कराती हूँ एग्जाम्पल सॉल्व। दोनों चीज़ें सॉल्व करके मुझे आपने जो है पेज पे लिख के मुझे दिखानी है। ठीक है, ज़रा पहले एग्जाम्पल पे आ जाए।
कहते हैं ना थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O एट 760 डिग्री सेल्सियस द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ लाइफ वाज रिएक्टेंट। यहाँ पर देखें कि दो टाइम दिए हुए हैं, T1 दिया हुआ है 255 सेकेंड्स और T2 दिया हुआ है 212 सेकेंड। आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, दो उसने टाइम दिए हुए हैं। ये देखें, एक जो टाइम है T1 वो 255 सेकेंड है और दूसरा टाइम T2 212 सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन जो A1 है वो 290 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब आप कहेंगे प्रेशर का यूनिट क्यों इस्तेमाल हुआ? हमने पढ़ा था कि गैसेस में हम प्रेशर को भी उनकी कंसंट्रेशन की टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर N2O गैस है तो 290 मिलीमीटर ऑफ मर्करी A1 कंसंट्रेशन हो गई और इसी तरह जो है A2 क्या हो गया 360 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस फॉर्मूले को, इन वैल्यूज को कहाँ पर पुट किया है? फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला था भाई हमारा, A1 290 है, T1 255 है, A2 360 है, T2 212 है। आपने इस फॉर्मूले को जो पीछे डिराइव किया उसमें इन वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो वन तो पहले था, इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करने से 0.85 आता। तो कहता है ऑलमोस्ट 1.85 2 के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 था। तो हम हाफ लाइफ मेथड को यूज करते हुए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने अभी सॉल्व करनी है और अभी मैथमेटिकल स्टेप्स आपको बताए हैं वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब आ जाए जरा मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस पे। अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की। तो हमने कहना है इसमें कि एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा लेनी है हमने और दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, थोड़ी लेनी है। इन दिस मेथड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और दूसरे रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो थोड़ी होगी। द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस इन द लार्ज एक्सेस रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। जिसकी अमाउंट बहुत सारी है वो कहता है उसकी कंसनट्रेशन के चेंज होने से हाफ लाइफ और ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं हो रहा। द सब्सटेंस टेकन इन अ स्मॉल अमाउंट कंट्रोल द रेट एंड ऑर्डर इज नोटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो जिस सब्सटेंस की हमने वैल्यू ली है, जिसको हमने थोड़ी मिकदार में लिया, वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ऐसा क्यों होता है कि स्मॉल अमाउंट ही रिएक्शन के रेट को बताती है? द रीजन इज दैट अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टेकन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेट मोर एप्रिशिएबली। कहता है जितनी किसी चीज़ की अमाउंट थोड़ी होगी उतना ही आप समझें कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वही स्मॉल अमाउंट जो है वो रिएक्शन के रेट डिटरमिन कर रही है, उसी से रिएक्शन का रेट हमें आइडिया होगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेस, ये मैंने आप लोगों को इथाइल एसिटेट वाली बताई अभी एग्जांपल। द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट की जो एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताई है, जिसमें जो वाटर है बीइंग इन लार्ज एक्सेस डज नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर। तो जो वाटर प्रेजेंट है वो लार्ज एक्सेस में है तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं होता। ओनली इथाइल एसिटेट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। इन दिस वे द रिएक्शन इज रिपीटेड बाय टेकिंग रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट वन बाय वन एंड ओवरऑल ऑर्डर इज कैलकुलेटेड। This method will be further elaborated in article 11.5.2। नेक्स्ट भी हम इसको पढ़ेंगे लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसका ये पार्ट नहीं है। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने दो मेथड से फाइंड किया है। एक मेथड है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ये दोनों मेथड जो हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करें, डिफाइन करें। हाफ लाइफ में हमने दो डिफरेंट टाइप पे हाफ लाइफ देखी है और फिर उसको कंपेयर किया, ठीक है। और जो है हमारे पास मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, उसमें हमने क्या किया बच्चों,
रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा रखी है और दूसरी जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट हमने थोड़ी रखी है। ये थी हमारी आज की कहानी। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी।